वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर में फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया कि फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में जान लिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हुए हैं। अभी बचा हुआ है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। उसका स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने ये कहा कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन भी होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसको एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं हम, एक्शन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या उन्होंने दिया, उस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा कही गई बात डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है और हम जब एग्जाम में उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम अपने वर्ड्स वहां पे बिल्कुल भी नहीं डालते। साइंटिस्ट की बात जैसे कही गई है ठीक वही स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में बिल्कुल छेड़छाड़ हम लोगों को नहीं करनी है, अपनी कोई लैंग्वेज इसमें नहीं डालनी है। जैसे ये चीज लिखी हुई है ऐसे ही आपको लर्न करना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था, चलिए देखते हैं। To every action there is an equal and opposite reaction। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हर एक्शन पे क्या होता है, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन हो रहा हो दुनिया का, ठीक है, उसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होगा। Whereas एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जहां पे एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ये लाइन इन्होंने जोड़ करके क्या किया, थोड़ा सा हम लोगों के कंफ्यूजन को आसान कर दिया। कैसे बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हर एक एक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, एक रिएक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, ठीक है, अगर उसको हम 5 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और अगर ऐसा है, इस रूल के अकॉर्डिंग, इनके लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और ये जो बॉडी है ये किधर भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो एक्शन और रिएक्शन हम लोगों ने दिखाया है, वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाया है। देखिए, एक्शन भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन होने चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हर एक्शन के फलस्वरूप इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो दोनों ये एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, फोर्सेस ही हैं। ठीक, तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लाइन उन्होंने लास्ट में ऐड कर दी है कि एक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे होगा और रिएक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक, इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये व्हाइट बोर्ड, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं अपने हाथ से इस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे मारूं तो क्या होगा, होगा ये कि मैंने अपने हाथ से इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या किया, एक्शन किया। ठीक है, अब बदले में क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या करेगा, जितने तेजी से मैं इस पे मारूंगा उतनी ही ज्यादा मेरे हाथ में चोट लगेगी, है ना। किसकी वजह से लग रही है, वो इस व्हाइट बोर्ड की वजह से लग रही है। तो मैंने क्या किया, अपने हाथ से एक्शन किया और इस व्हाइट बोर्ड ने क्या दिया, हमें रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा पेन महसूस होता है, हमारे हाथों में दर्द महसूस होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्शन तो हमने व्हाइट बोर्ड पे किया और रिएक्शन कहाँ पे हुआ, हमारे हाथ पे हुआ। ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, व्हाइट बोर्ड अलग और हाथ अलग। ठीक है,
तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्सेस तो कैंसल आउट हो जाएंगे, मीन्स एक्शन भी कैंसिल हो जाएगा और रिएक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ऐड कर दी हुई है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन और रिएक्शन होते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं इस लॉ से रिलेटेड। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बोथ एक्शन एंड रिएक्शंस आर फोर्सेस। जो एक्शन है और जो रिएक्शन है दोनों क्या है, फोर्सेस हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो। ठीक, बदले में वो चीज अगर एक रिएक्शन दे रही है तो वो भी क्या है, एक फोर्स ही है ना। तो दोनों के दोनों, चाहे वो एक्शन हो या फिर रिएक्शन हो, दोनों क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहां पे बताया जा रहा है कि एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ही होते हैं। ठीक, आपने जैसे ही इस पे हाथ से मारा, इसने भी तुरंत रिएक्शन दिया। ये नहीं कि 5 मिनट बाद दे रहा है, आपको दर्द 5 मिनट बाद महसूस होगा, चोट आपको 5 मिनट बाद लगेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने हाथ यहाँ पे मारा, एक्शन जैसे ही हुआ, तुरंत क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तुरंत होता है साइमल्टेनियसली। मतलब एक्शन हुआ नहीं कि रिएक्शन तुरंत। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, वहां पे बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। तीसरी चीज यहां पे बता रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहे हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहे हैं तो कैसे कैंसल आउट करेंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज यहां पे बताई जा रही है कि मान लेते हैं एक्शन और रिएक्शन अगर हो रहा है, मान लेते हैं किसी चीज पे हमने एक्शन किया तो उसमें कुछ हमने फोर्स लगाया, तो भाई एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो उसके बदले में जब रिएक्शन मिल रहा है तो क्या इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा दूसरी बॉडी में भी? नहीं, एक्शन और रिएक्शन के फलस्वरूप बॉडीज में एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास क्या है, अलग अलग है। तो अभी हम एवरीडे लाइफ में न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसको देखा जा सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, आप सारे के सारे लोग बॉल खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, है ना, खेलते हो। मान लेते हैं एक बॉल आपने लिया, एक बॉल लिया और यहाँ से ऐसे आराम से गिरा दिया। जैसे ही आपने गिराया बॉल को जमीन पर, जमीन के ऊपर उस बॉल के द्वारा क्या किया गया, एक्शन किया गया। भाई बॉल का कुछ तो वेट होगा, है ना, उतना ही फोर्स उसने अर्थ के ऊपर लगाया। बदले में अर्थ ने क्या किया, उसके ऊपर उतना ही फोर्स रिटर्न कर दिया, मतलब रिएक्शन दे दिया। रिएक्शन दिया जिसकी वजह से बॉल क्या होता है, जब आप नीचे बॉल को गिराते हो तो बॉल बाउंस बैक हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ये कैसे हुआ? ये बच्चों, जब बॉल ने जमीन के ऊपर एक्शन किया तो जमीन ने भी क्या किया, बॉल के ऊपर एक रिएक्शन दे दिया, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हर एक पॉइंट को। कैसे, चलिए देखते हैं। एक्शन रिएक्शन की बात की तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल क्यों नहीं होगा, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई बॉल का मास अलग है और अर्थ का मास क्या है, अलग है। तो अगर बॉल के द्वारा अर्थ पे क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, तो अर्थ भी क्या उतनी तेजी से मूव करेगा जितनी तेजी से बॉल ऊपर आ रही है? आप कहेंगे कतई नहीं सर, फर्क ही नहीं पड़ेगा अर्थ को। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? पड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बॉल। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बॉडीज में क्या होगा, अलग अलग होगा। आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
गन का, ठीक है। जब हम फायरिंग करते हैं गन से, जब हम फायर करते हैं तो होता क्या है, बुलेट गन के अंदर होती है, जैसे ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, तो वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गन में कि बुलेट के ऊपर क्या होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। जब ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट के ऊपर क्या होता है, एक एक्शन होता है। एक्शन होने के बाद बुलेट क्या करता है, बहुत तेजी से आगे निकलता है ना। एक्शन हो गया और बुलेट बहुत तेजी से आगे निकल गई, रिएक्शन कहाँ है। तो बच्चों आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी गन से फायरिंग कर रहे होते हैं तो बुलेट तो बहुत तेजी से आगे चली गई, गन ने क्या किया, बुलेट के ऊपर एक्शन कर दिया, ठीक है। बुलेट क्या करती है, गन के ऊपर भी एक्शन करती है, इसी की वजह से हमें जर्क लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, जर्क लगता है। इसीलिए जब भी कोई भी बंदूक चला रहा, बड़ी वाली बंदूक की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या करते हैं, अपने यहाँ शोल्डर पे उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि जब जर्क लगे तो जो बंदूक है वो बहुत ज्यादा पीछे ना जाए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस शोल्डर से हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जर्क बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब बंदूक ने, ठीक है, बंदूक ने क्या किया, एक्शन किया बुलेट के ऊपर, तो गोली तो बहुत तेजी से आगे निकल गई, लेकिन जब गोली ने बंदूक के ऊपर एक्शन किया तो बंदूक उतना तेजी से क्यों नहीं मूव हुई। तो भाई गोली का जो मास है वो अलग है और बंदूक का जो मास है वो क्या है, अलग है। इसकी वजह से जो बुलेट में एक्सेलरेशन है और जो गन में एक्सेलरेशन है दोनों क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, हम बात करेंगे किसकी, बोट की। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे लोग आप में से नाव पे बैठे भी होंगे, तो आपने देखा होगा जो रोवर होता है, मतलब जो नाव को चला रहा होता है, उसके हाथ में एक इस तरह से डंडा होता है और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, उसको चप्पू बोलते हैं ना। उससे वो क्या करता है, ऐसे ऐसे पानी को पीछे ढकेलता है। जब वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है तो होता क्या है, होता ये है बच्चों कि वाटर को तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, बट ये तो एक्शन हो गया, ठीक है। जो रोवर है वो क्या कर रहा है, वाटर के ऊपर एक एक्शन दे रहा है, ठीक। उस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर तो पीछे की तरफ जा रहा है, अब वाटर रिएक्शन नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। वाटर उस बोट के ऊपर रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो बोट क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। जितना तेजी से आप वाटर के ऊपर एक्शन करोगे, वाटर भी बोट के ऊपर उतना तेजी से रिएक्शन देगा और उतनी ही स्पीड आपके बोट की हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि रिलेटेड है किससे, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आई होप आपको ये सारी चीजें बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।